कैंसर बेसिकली एक खुली से शुरू होता है। अब नॉर्मल डीएनए जिस सेल के अंदर आ जाए, अगर वो ख़त्म ना हो, उसको चेक ना किया जाए, अगर वो ब्लड के अंदर आ जाए तो दैट मे काज कैंसर। इसके 4 स्टेजेस है। स्टेज 4 इज़ द लास्ट स्टेज। छोटी छोटी गिल्टियाँ पूरी जिस्म के अंदर, उसको कहते हैं गिल्टियों का कैंसर। किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन का किसी भी हिस्से का कैंसर हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी पे कोई उसका असर होता है, कोई लिंक होता है कि उससे वो फैल सकता है? नहीं, क्योंकि छूत की बीमारी नहीं है। मेरे फलां कैंसर है, क्या हम उनके साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं? कैंसर बेसिकली है क्या ये, और ये किस तरह से ये फैलता कैसे है ये? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पर मुझे मौका दिया। कैंसर बेसिकली एक खुली से शुरू होता है। ठीक होगा। इंसान के जिस्म में बिलियंस ऑफ खुलिए जो सेल्स होते हैं मौजूद होते हैं, और एक कुदरत के निज़ाम के साथ वो एक सिस्टम से चल रहे होते हैं। उसका एक सेल साइकिल होता है जिसके मुताबिक वो बनते हैं, फिर ख़त्म होते हैं, बनते हैं, फिर ख़त्म होते हैं। उसको कुदरत ने एक सिस्टम ऐसा दिया हुआ है कि जो नॉर्मल सेल है वो बॉडी के अंदर फ्लो कर जाता है और एबनॉर्मल सेल को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। उसको सिस्टम में कुदरत का ये बहुत नेचुरली होता है। जो उस डीएनए जिसके अंदर एबनॉर्मल डीएनए जिस सेल के अंदर आ जाए, अगर वो ख़त्म ना हो, उसको चेक ना किया जाए, अगर वो ब्लड के अंदर आ जाए तो दैट मे काज कैंसर। यानी एक खुली से शुरू होता है और फिर आस्ता आस्ता मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। और क्योंकि एक एबनॉर्मल सेल बन जाता है, उसका एबनॉर्मल डीएनए होता है, और वही एबनॉर्मल डीएनए आगे एबनॉर्मल बनते और इन सेल्स का ये है कि आम सेल के मुताबिक इनकी जो रेप्लिकेशन है, इनकी जो प्रोडक्शन है वो कई गुना ज़्यादा होती है। अच्छा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। तेज़ ग्रो करते हैं ये आम सेल के मुकाबले में। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि कैंसर कैसे शुरू होता है और इसकी क्या वजूहात है। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये मल्टीप्लाई आम सेल से बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से नेचुरली वो ख़त्म हो जाते हैं, अगर अबनॉर्मल सेल हो तो ये ख़त्म नहीं होते, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और इनकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी जो सेल बन रहे होते हैं वो भी एबनॉर्मल सेल होते हैं। यानी आम सेल की अगर स्पीड फ़र्ज़ किया, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर फ़र्ज़ किया उनकी स्पीड 20 है, 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में वो 20 बन रहे हैं, तो ये 100 बन रहे होते हैं, 200 बन रहे होते हैं। उनकी प्रोलिफरेशन बनने की स्पीड आम सेल से बहुत तेज़ होती है। तो इसके क्या फिर आगे जाके मतलब ये डिवाइड कैसे होती हैं? जैसे कहते हैं ना, लंग्स का कैंसर हो गया या ब्लड कैंसर हो गया, इसकी डिवीजन कैसे होती है फिर? ये किस तरह ये उसकी शेप में वो ढलती है? इसके टिश्यू बेसिकली लंग टिश्यू, किडनी है, ब्रेस्ट है, ब्लड है, सर से लेके पाँव तक इंसान के मुख्तलिफ टिश्यू। स्किन से शुरू होता है। स्किन के अगर सेल होगा तो स्किन का कैंसर होगा, लंग के टिश्यू को अगर होगा तो लंग का होगा, इसी तरह ब्रेस्ट के टिश्यू का होगा तो ब्रेस्ट का होगा। जिस ऑर्गन के सेल की एबनॉर्मल डिवीजन शुरू हो जाएगी वो कैंसर की शेप बना लेगी, और जिस एरिया का होगा, जिस ऑर्गन का होगा, हम कहेंगे फलां ऑर्गन का कैंसर है। ये बोन कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है, ये ब्रेस्ट कैंसर है, ये ब्लैडर कैंसर है। तो उसकी वजह क्या है एबनॉर्मल होने की? मतलब जिसका भी हुआ, लंग्स में भी अगर हुआ, तो उसकी वजह क्या है उसकी रीज़न? अब तक उसकी वजह जो है ये नहीं डिटेक्ट हो सकी। नहीं हो सकी। कि क्या रीज़न है कि ये सेल जिसने नॉर्मल जाना है ये साइकिल में से अब नॉर्मल क्यों हो जाता है? इसकी कोई रीज़न नहीं, इसकी अभी तक रीज़न डिटेक्ट नहीं हो सकी कि क्या रीज़न है। इस वजह से भी ट्रीटमेंट में भी ज़रा दुश्वारी का सामना करना पड़ता होगा। ट्रीटमेंट के अंदर तो बहुत एडवांसमेंट आ गई है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। वो अब तो अमीनोथेरेपी, टारगेट थेरेपीज़ और बड़ी बड़ी जदीद मशीनें काफ़ी है। उसकी वजह से ये है कि तकरीबन कोई 30 to 35% ऑफ द कैंसर, जो कैंसर का एक खौफनाक नाम है ना, कैंसर के नाम से बंदा डर जाता है कैंसर, लेकिन इसमें अच्छी ये है बात कि 30 to 35% ऑफ द कैंसर क्योरेबल है। क्योरेबल मुराद ये है कि शाफी इलाज हो जाता है। लेकिन वो उसकी स्टेज भी तो होती होगी ना? डिपेंड अपॉन द स्टेज। बहुत अच्छी बात, दो डिपेंड अपॉन द स्टेज। अर्ली स्टेज 1 या 2? हाँ, इसके 4 स्टेजेस है। ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 इज़ द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज। स्टेज 1 हम ये कहते हैं कि ऐसे ट्यूमर जो कि जिस ऑर्गन के अंदर आ रहे हैं उस ऑर्गन से उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकें आराम से, क्लियर मार्जिन के साथ। ब्रेस्ट के अंदर है 2 सेंटीमीटर का है, और उसके बाद बगल में नहीं गया, कहीं और नहीं गया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और सर्जन ने उसको रिमूव कर दिया, मार्जिन उसके क्लियर हो गए, बाद में उसको कीमो रेडिएशन वगैरह दे दी। दैट इज़ स्टेज 1 और दैट इज़ क्योरेबल। किसी भी एरिया का स्टेज 1 क्योरेबल। ठीक है। स्टेज 2 उससे बढ़ गया, ये लिम्फ नोड में चला गया, उसके पास चला गया। स्टेज 3 उससे और दूर चला गया। अच्छा। स्टेज 4 ये है कि अपने ऑर्गन के अलावा किसी दूसरे ऑर्गन में भी चला गया, जैसे ब्रेस्ट के अंदर है और लंग में, लीवर में या बोन में चला गया। वो सारे अज़ा में जा सकता है। वो सारे अज़ा में भी जा सकता है। जहाँ जब ब्लड सप्लाई या लिम्फेटिक सप्लाई जा रही है
खून की वहाँ वो जा सकता है। तो वो फिर पॉसिबल नहीं रहता ट्रीटमेंट उसका? स्टेज 4 का फिर इसलिए पॉसिबल नहीं रहता कि यू आर नॉट एबल टू रिमूव ऑल द कैंसर फ्रॉम द बॉडी। एक एरिया से तो निकाल सकते हैं, वो जो मतलब इन्फेक्टेड एरिया है उसको निकाल उससे दी, निकाल सर्जरी सकते कर दी, हैं। ठीक है। जो बॉडी में फैल गया तो वो निकालना मुश्किल है। तो इसकी इकसाम कौन सी हैं? जैसा देखा जाए ना कि ये ब्लड कैंसर हो गया है, लंग्स का हो गया है, फिर ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये कितनी किस्म के इकसाम इसके अलावा भी हैं? और ये देखिए इकसाम तो इसकी बहुत ज़्यादा है। हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं आसानी के लिए, 2 हिस्सों में कर लेते हैं। एक हिस्सा हम कर लेते हैं होम्योपैथिक, ठीक है, खून के कैंसर, खून के सारे। एक सॉलिड कैंसर, सॉलिड ट्यूमर्स। जो खून के कैंसर में इसमें ल्यूकीमिया नाम सुना होगा, क्रोनिक भी हो सकते हैं, एक्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर लिम्फ नोड्स होते हैं बॉडी के अंदर, छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं, वो खून के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा होता है, उसको कहते हैं गिल्टियों का कैंसर। छोटी छोटी गिल्टियाँ पूरी जिस्म के अंदर अच्छा, वो हज़ारों होती हैं, उसको कहते हैं लिम्फोमा। ये आ जाते हैं होम्योपैथिक ट्यूमर्स। दूसरा आ जाते हैं सॉलिड ट्यूमर, जो सॉलिड ऑर्गन है, बोन है, लीवर है, लंग है, गाल ब्लैडर है, ये पूरा जीआईटी यानी कि पूरा आंतें हैं, स्टमक है, ब्रेस्ट है, ब्रेन है, ये सॉलिड ट्यूमर्स हैं। किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन का किसी भी हिस्से का कैंसर हो सकता है। अच्छा, इस कैंसर के बारे से मिथ पाई जाती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इज़्दिवाजी तल्लुक़ जो होता है उससे भी हो सकता है, और दूसरा जगह जो बियोप्सी है, अगर बियोप्सी करवाएं उससे हो सकता है, शुगर खाने जो मतलब लोग ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं उनको भी हो सकता है। तो इसमें किस हद तक हकीकत है? बड़ा अच्छा सवाल, और इसका पब्लिक को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। इस मिथ की वजह से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे तकरीबन इस फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं। जी सर। तो इसी मिथ से मैं बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखता हूँ जो कि लेट स्टेज में आ रहे होते हैं, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में। बहुत कम है जो अर्ली स्टेज के अंदर आ रहे हो। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया था कि अर्ली स्टेज के अंदर पेशेंट आ जाए अगर, तो कैंसर क्योरेबल है, फर्स्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट या 2 में आ जाए तो क्योरेबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेशेंट आता ही 3-4 स्टेज के अंदर है। ये इस मिथ की वजह से जो आपने सवाल किया है। क्या रीज़न इसकी? अब रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत गलत फहमी या गलत ये बता दिया जाता है कि अक्सर जो हमारे ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ के अंदर, गाँव में, देहातों में, कि किसी को कोई गिल्टी निकल आए, कोई इस तरह हो जाए, तो उसको मना करते ना, बेबी अनु लोहा ना लवाना, फैल जाएगा, बच जाएगा। रॉन्ग, गलत कंसेप्ट है। बायोप्सी से, लोहा लगाने से, सर्जरी करने से कैंसर नहीं फैलता, और कैंसर की जो तशख़ीस है, जो डायग्नोसिस है, होती ही बायोप्सी से है। बायोप्सी से देखें, ये वो बाकी टेस्ट नहीं है कि टाइफाइड का हुआ तो ब्लड में से आपने देख ली जरासीम या कोई और इन्फेक्शन। जो सॉलिड की बात की थी उसमें आता है ना, हाँ, सॉलिड जो कैंसर होगा वो उसके लिए बियोप्सी ज़रूरी होगी। दोनों के लिए, दोनों के लिए। ब्लड कैंसर के लिए ब्लड की वो ब्लड से हो जाती है, वो तो ब्लड से हो ना? जाती है, ब्लड ले लेते हैं, और उसकी उसमें भी बोन मैरो बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, बोन मैरो, ठीक है। लेकिन स्पेशली आपकी बात बहुत सही है कि सॉलिड के लिए तो आपके पास डायग्नोसिस इसके अलावा हो ही नहीं सकती। बियोप्सी के आपने उसका सेल निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रख के देखना है कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल सेल है। अच्छा, वो माइक्रोस्कोप से नजर आ जाता है? माइक्रोस्कोप में अब नॉर्मल सेल का पता लग जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। उसकी वो साइटोप्लाज्म और इस तरह की साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो ज़रा ज़्यादा हो जाएंगी, तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि इस माइक्रोस्कोप से पता लग जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि अलमिया है कि हमारी जो मिथ है उसकी वजह से हमारी स्टेजेस पेशेंट की बढ़ जाती हैं। दूसरी आपने बात की कि शुगर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे मरीज़ वो शायद मुख्तलिफ चैनल्स पे ये देख लेते हैं कि चीनी खाने से वो जो ना ट्यूमर बढ़ रहा है, और शुगर जो है वो ट्यूमर को तरफ खींच रही है। इस तरह के जो मिसकंसेप्शन की हुई है, रॉन्ग है। नहीं, उसका कोई ताल्लुक, चीनी का कैंसर के डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं, कोई स्टडी नहीं, कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं है। तीसरा आपका सवाल था अज़दवाजी, कि क्या अज़दवाजी, आपका सवाल में था कि अज़दवाजी ज़िंदगी पे कोई उसका असर होता है, कोई लिंक होता है कि उससे वो फैल सकता है कि नहीं, जिस तरह अज़दवाजी ताल्लुकात से इसका फैलने का कोई एविडेंस नहीं है कि अज़दवाजी ताल्लुक, क्योंकि छूत की बीमारी नहीं है, ये ऐसा वायरल नहीं है। नहीं, वायरल तो अनदर इन्फेक्शन ना। ये अक्सर ये वो सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट मुझसे पूछते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के वास्ते से जो है ना, मैं ये लोगों को ये अपना मैसेज पहुँचा दूँ, इससे शायद कई लोगों का भला हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है, कई लोगों का भला हो जाए, क्योंकि ये एक एक को बताना मुश्किल है। आपका चैनल इतना चलता है और इतने लोग उसको देखते हैं, मेरे एक ही जुमले से हो सकता है हज़ारों लोगों में हो जाए इसके।
तो इसमें ये है कि अक्सर लोग मुझसे आके ही पूछते हैं कि मेरे फलां कैंसर है, क्या हम उनके साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, उसका जूठा खा सकते हैं, सारा कुछ उसका जूठा पानी पी सकते हैं, उसके साथ नॉर्मल ज़िंदगी जैसे हम बाकी सारे बहन भाई माँ बाप बीवी बच्चे गुजार सकते हैं। ये छूत की बीमारी नहीं है, ये छूत से नहीं लगती, अज़वाजी ताल्लुकात जो है उससे भी नहीं लगती। और आपने सवाल किया क्या इसके कैंसर के मरीज़ जो अज़वाजी ताल्लुकात रख सकते हैं? रख सकते हैं। उसमें भी बशर्ते जैसे कि उसकी ब्रेस्ट health कैंसर की वो है, अगर उसको वो रेडिएशन लग रही है या कीमो वगैरह लग रही हैं तो उसमें भी मतलब उसके लिए कोई इशू तो नहीं होता ना, जब आपने बताया नहीं होता। देखिए इसमें ये है, अगर वो पेशेंट है ब्रेस्ट का, फीमेल है, उसको रेडिएशन हो रही है, तो रेडिएशन जितनी देर हो रही है, जो ही रेडिएशन का स्विच बंद हुआ, रेडिएशन ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल उस असरात बल्ब, वगैरह कोई उसके नहीं है। ये उस बल्ब की तरह है कि जितनी देर उसको रेडिएशन लग रही है तो लग रही है, लाइट ऑफ की, रेडिएशन ख़त्म हो गई, उसके अंदर उसके सेल में चली गई रेडिएशन, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगी, किसी और को नहीं लगेगी। अगर वो पेशेंट हेल्दी है, कंफर्टेबल है और फिट है, तो वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी बड़े आराम से वो गुजार सकता है, मेल है या फीमेल दोनों? मेल या फीमेल दोनों।